बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने पाक स्टडीज़ को स्टार्ट किया था। पाक स्टडीज़ में हमने पहले 4 लेक्चर्स पढ़े, जिसमें हमने कायद अज़म को डिस्कस किया, अल्लामा इकबाल को किया, सर सैयद अहमद खान को किया, उसके बाद मुगलिया सल्तनत को किया, उसके बाद दिल्ली सल्तनतें थी उनको डिस्कस किया, और आज का लेक्चर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से है। ईस्ट इंडिया कंपनी में पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप से लेकर इंडिया में कैसे दाखिल हुई, ठीक है। 1609 में वो दाखिल हुई इंडिया में, और यहाँ भी उन्होंने जो माहौल देखा कि जहाँ पर तो मुगलिया सल्तनत की हुकूमत है, तो उन्होंने फिर मुगलिया सल्तनत को डेलीगेशन के थ्रू जो है सारा रॉयल फैसिलिटीज़ दी, और जो जो वो मांगता गया वो देते गए, पैसा, पावर, पॉलिटिकल चीज़ें सब वगैरह देते गए। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि 1609 में क्या हुआ कि इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जब 1615 में इस सिनेरियो में क्या हुआ कि 1615 में इन्हों को फैक्ट्रीज बनाने की इजाज़त दे दी गई। जहांगीर ने कहा कि आप फैक्ट्रीज लगाओ, जो करना है करो, जहां फैक्ट्रीज लगानी है लगाओ, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और जो कोई कुछ कहे तो मुझे आके बताना। और लेकिन बदले में ये जो रॉयल फैसिलिटीज़ हैं ये कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी जो है फैक्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी, और उसके बारे में मज़ीद जो है वो लेक्चर्स, पिछले लेक्चर में सब कुछ मैं बयान कर चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको ये आपको बताने का मकसद ये है, रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि आपको फिर पिछला जो है वो भी रिवाइज़ हो जाए। और पिछले लेक्चर की मज़ीद जो है डिटेल वीडियो जो है उसका लेक्चर का, उस पिछले लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज का जो लेक्चर है वो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग कंपनी से एक बड़ी पॉलिटिकल पावर कैसे बनी है, उसको हमने आज नोट डाउन करना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कि क्या असरात हैं, और वो हम देखेंगे। तो जी चलते हैं। 1647 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 23 फैक्ट्रीज लगा ली, अलग अलग जगहों पर 23 फैक्ट्रीज बना ली। उन फैक्ट्रीज का यूज़ क्या करते थे, उन फैक्ट्रीज में ट्रेडिंग का सामान होता था और इनकी आर्मी भी होती थी। एक चीज़ हो गई, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा कि आप इन चीज़ों को पॉइंट बना के नोट कीजिएगा, राइट। आपको ये चीज़ें नोट करके आसानी होगी पढ़ने में, और इससे आपके लेक्चर को समझने में भी आसानी होगी, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेडिंग का सामान रखने के लिए 3 जो है इनकी मेजर फैक्ट्रीज थी, इनकी 3 मेजर फैक्ट्रीज थी। बंगाल में फोर्ट विलियम एक फैक्ट्री, ठीक है। बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉन्स, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, और उसके बाद फिर बॉम्बे में बॉम्बे कासल, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्रीज थी जो कि इनकी मेजर 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 3 और मेजर फैक्ट्रीज हैं। इनके नाम जो है वो नीचे जो है मेंशन्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले है फोर्ट विलियम, मद्रास और बॉम्बे कैसल, ठीक है। ये तीनों अलग अलग मकाम पर हैं। तो इनको पेपर वाला जो है, पेपर में ज़रूर एक आध जो है एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आता है। तो इन एमसीक्यूज को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, ये 3 फैक्ट्रीज लगा ली, और इसके बाद अब मुगलों की और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपस में रिलेशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रैक्शन विद रूलर्स, लोकल रूलर्स जो कि वहाँ के लोकल थे, मुगलिया सल्तनत हो गई, उसके बाद फिर नवाब हो गए, बंगाल हो गया, वगैरह वगैरह, वो सारे में अभी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फारूक शियार ने, अब फारूक शियार की बात आ जाती है। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी बाबर ने, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी बाबर ने। तो बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर जो था वो चौथा मुगल किंग था। अब जहांगीर ने क्या किया जी, जहांगीर ने, ये जो जहांगीर था ना, इसने इसी के सारे ये धरे हैं, इसी ने सारा कुछ किया है जी। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो था 4th मुगल किंग था, और इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपने पाँव जो है इंडिया में जमाने शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समझदारी की मिसाल कायम की। वो इस तरह की कि 1609 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में दाखिल हुई, तब क्या उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मुगलों का दौर हुकूमत है।
जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर मुगलिया सल्तनत का दौर हुकूमत है, तो उन्होंने क्या किया, अपने यूरोप पैगाम भेजा कि यहाँ पर तो मुगलिया सल्तनत का दौर हुकूमत है, हम क्या करें, हम ट्रेड कैसे करें, हम उनको कैसे ब्राइब करें। तो उन्होंने तब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी और उसके बाद जेम्स फर्स्ट की हुकूमत थी। तो जेम्स फर्स्ट ने कहा कि बेटा देखो, आप लोग तो ट्रेडिंग पे तवज्जो दो, आप परमिशन देना जो है वो इनका बाप भी परमिशन देगा, आप लोग इस चीज पे फोकस ना करो, वो देखते हैं हम कैसे दिलवाते हैं परमिशन। तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, सर थॉमस राव, सर थॉमस राव जो कि एक बहुत ही अक्लमंद इंसान थे, उनको एज ए डेलीगेशन भेजा, ठीक है, और वो आके मुगलिया दरबार में आके वो रहा, ठीक है। 1609 से लेकर 1615 तक उसने जहांगीर को वो सहूलियात दी, तमाम रॉयल फैसिलिटीज दी, और जब उसे रॉयल फैसिलिटीज मिलने लगी, तब वो उन रॉयल फैसिलिटीज का आदी हो गया। जब वो आदी हुआ तो उन्हें उसने इतना खुश हुआ कि उसे अपना वफादार बना लिया, सर थॉमस रॉ को, और उसे ये इजाजत दे दी कि आप लोग जहां फैक्ट्रीज लगानी है लगाओ, जो करना है करो, बट मुझे ये मेरी रॉयल फैसिलिटीज मिलनी मिलनी चाहिए, ये कभी खत्म ना हो, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। 1647 तक उन्होंने 23 फैक्ट्रीज लगा ली। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 1647 तक उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज लगा ली कि यूं समझ लें कि इंडिया को खा ही गए, राइट। ट्रेडिंग की उन्होंने, अच्छी अच्छी ट्रेडिंग की, ठीक है। कॉटन वूल लेकर आए, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्ट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से सॉल्ट पीटर और बाकी सामान लेकर जाते थे। तो वहाँ जो उनकी फैक्ट्रीज थी उनमें क्या था, जो उनकी फैक्ट्रीज थी ना उनमें 23 फैक्ट्रीज ऐसी थी जो कि बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट थी, राइट। तो उनके अलावा कुछ मेजर फैक्ट्रीज, 3 मेजर फैक्ट्रीज थी। सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में थी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड वन जो थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो मद्रास में थी, और थर्ड वन जो थी वो बॉम्बे कैसल, बॉम्बे में थी। 3 फैक्ट्रीज थी। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जब 1628 में जहांगीर के बाद शाहजहां आया, ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, और शाहजहां के बाद इसी तरह ही औरंगजेब आ गया, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने ये काम किया कि 1700 में उसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया। अब यहाँ पे आपने बात गौर करनी है, तो आपने इस चीज को नोट डाउन करना है कि अब यहाँ से ना थोड़ी सी बात आपके पल्ले पड़नी शुरू हो जाएगी, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मुर्शिद कुली खान को उसने बंगाल का दीवान बना दिया, ठीक। औरंगजेब ने बना दिया दीवान। तो अब दीवान ने क्या किया, बात कड़ी से कड़ी मिल रही है, रिलेट हो रही है एक दूसरे से, इसको नोट डाउन कीजिएगा। मुर्शिद कुली खान को उसने दीवान बना दिया, तो दीवान ने क्या किया, 1704 में उसका जो दारुल हुकूमत था बंगाल का वो था ढाका। उसने ढाका से चेंज किया, तो उसने मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया। एक चीज हो गई। उसके बाद 1704 के बाद दो छोटे मोटे किंग और आए, ठीक है, जहांगीर शाह फर्स्ट और जहांगीर शाह सेकंड। और इसके बाद फिर 1717 में फारूक शियार की हुकूमत आई। अब फारूक शियार ने क्या किया, फारूक शियार ने दो काम किए। आते ही सबसे पहले उसने ये किया कि फारूक शियार ने दो काम किए। उसने आके पहले सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्स थे उसने माफ कर दिए, एक चीज हो गई। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने बंगाल का जो दीवान था मुर्शिद कुली खान, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। दो काम कर दिए, ठीक। अब उसे इससे दो फायदे हुए। एक फायदा उसे ये हुआ कि जो उसने दीवान से उसे नवाब बना दिया, वहां से बंगाल से जो उसे रेवेन्यू मिलता था वो मुगलिया सल्तनत को देता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक कुछ नहीं हमें दे रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगलिया सल्तनत को कख कुछ नहीं दे रही थी। कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एज इट इज चल रहा था, वो अपना धड़ाधड़ पैसा छाप रहे थे। फारूक शाह ने जो टैक्स माफ किया था उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धड़ाधड़ पैसा छापा और प्रॉफिट भी कमाया, ट्रेडिंग में काफी मुनाफा हासिल किया। तो जिसकी वजह से उन्हें बिना किसी खौफ के, बिना किसी टेंशन के इंडिया में अपने कदम जमाने आसान हो गए, ठीक। और इसी दौरानिए में नेक्स्ट हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। तो 1727 में बंगाल का नवाब जो था, वो उसकी वफात के बाद उसका बेटा जो था सुजाउद्दीन,
वो बंगाल का नवाब बन गया। तो बंगाल का नवाब जो अब बना शुजाउद्दीन, उसका एक खास था अली वर्दी खान। अली वर्दी खान आर्मी का जनरल भी था, और उसके बाद उसे, जब वो बंगाल का नवाब बना शुजाउद्दीन, तो उसने उसे बिहार का डिप्टी सूबेदार भी बना दिया। तो इस तरह ये आगे मामलात चलते रहे, और इसी तरह 1727 से लेकर 1739 तक, 1727 से लेकर 1739 तक, उसके बाद फिर सुजाउद्दीन की डेथ के बाद क्या हुआ कि बंगाल का जो नवाब था वो सरफराज खान बन गया। अब अली वर्दी खान जो था वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था, तो उसने क्या किया, सरफराज खान को बैटल ऑफ गिरिया में 1740 में कत्ल कर दिया, और खुद जो बंगाल का नवाब बन गया। तो फिर क्या हुआ जी, 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का अली वर्दी खान नवाब रहा। अब इस दौरे हुकूमत में क्या हुआ कि नेक्स्ट जब 1756 में बंगाल का नवाब जो बना, नवाब सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे आप लोगों ने कड़ियां ये जोड़नी है, आप लोगों ने ये नोट करना है कि बंगाल का जो न्यू नवाब बना था, नवाब सिराजुद्दौला, वो अली वर्दी खान का ग्रैंड सन था। अली वर्दी खान का ग्रैंड सन नवाब सिराजुद्दौला, जो कि 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब बना, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि बंगाल के हालात जो हैं, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उधर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, तो वो जो है वो अपने अपने काम में मगन है। कोई किसी को टैक्स नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो बंगाल जो है वो बिल्कुल एक खत्म होके रह गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये उन्होंने उसने क्या किया, उसने दोनों कंपनीज को इकट्ठा किया, इधर से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इकट्ठा किया, उधर से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। उसने क्या कहा कि आप लोगों को जितनी छूट मिलनी थी, जितनी राहत मिलनी थी, मिल गई। फारूक यार ने जो काम किया था, उसके बाद से अब तक जो चल रहा है, उस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब आप लोगों को टैक्स पे करने पड़ेंगे। अब आप लोग टैक्स दोगे, क्योंकि मुगलिया सल्तनत का अब बंगाल पे होल्ड नहीं है, तो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने दोनों को फरमाननामे जारी कर दिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे ही ऐसे ही एज इट इज मान गई, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कहा कि नहीं भाई, हम क्यों दें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस पे नहीं किए, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने इन पर अटैक करने का फैसला किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मशहूर तरीन जो फैक्ट्रीज थी, जिनमें से सबसे मशहूर तरीन फैक्ट्री फोर्ट विलियम, जो कि बंगाल में थी, उसके ऊपर नवाब सिराजुद्दौला ने अटैक करने की ठान ली। तो नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप जो किला था, उसके ऊपर अटैक किया, जिसके नतीजे में कुछ अंग्रेज मारे गए और कुछ भाग गए, और कुछ जो है वहीं पर जिंदा पकड़े गए। अब जो जिंदा पकड़े गए, उनमें से तकरीबन 142 जो जिंदा रहे, पकड़े गए, उनको ऐसा किया गया कि उनको उसी फोर्ट विलियम में किले के अंदर ही बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। और जो भागे हुए लोग थे, वो कहीं पुल्टा नाम की जगह पर जाके छुप गए। अब जो कैदी थे, 142 कैदी थे, वो जब अगले दिन सुबह दोबारा से किला ओपन किया गया, खोला गया, जब उसके ऊपर कब्जा हुआ था नवाब सिराजुद्दौला का, बंगाल के नवाब का जो है कब्जा हो गया था, तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। तो इस इंसिडेंट्स को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इस इंसिडेंट्स के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप उसको भी इजीली कवर कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद फिर क्या होता है, जो भागे हुए लोग थे वो पुल्टा नाम की जगह, मैंने पहले बताया पुल्टा नाम की जगह पर थे। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि मद्रास में थे, उनको पैगाम भिजवाया कि हमारे ऊपर अटैक हो गया है, हम इस तरह निहत्थे थे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला पर अटैक किया, अटैक करने की कोशिश की, और वहां से 3,000 तादाद में पैदल फौज लेकर वहां पर आए, ठीक। तो वहां पर उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद वो जो नवाब सिराजुद्दौला था, वो इस अटैक को बर्दाश्त ना कर पाया, यानी कि जंग का मुकाबला ना कर पाया, तो उसने घुटने टेक दिए, और उसने एक टेरिटरी साइन की, जिसको अलीपुर पीस टेरिटरी का नाम दिया गया, क्योंकि ये टेरिटरी अलीपुर में छाया हुई थी, अलीपुर में इसका इफ्तिताह हुआ था।
तो इस वजह से इसको अलीपुर पीस ट्रीटी कहते हैं। तो ये पीस ट्रीटी ज़्यादा देर तक पीस ट्रीटी नहीं रही, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब नवाब सिराजुद्दौला को हम यहाँ पर नवाब नहीं है। तो ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र की मदद से जो नवाब सिराजुद्दौला को मरवाने का फैसला कर लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक काम किया, एक ऐसा काम किया कि जिसमें उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पे जब अटैक हुआ तो नवाब सिराजुद्दौला को ये बात बुरी लगी। क्यों बुरी लगी? क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला को वो लोग टैक्स देते थे, क्योंकि बंगाल के नवाब को टैक्स देते थे, तो उनको ये बात बुरी लग रही थी कि हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं लोग उनको है ये क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये जो है खतरे की घंटी, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनके साथ फिर से जंग करने का ऐलान किया। अब वो जो जंग थी वो भागीरथी नदी के किनारे पर प्लासी के मकाम पर हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उस जंग का नाम बैटल ऑफ प्लासी रखा गया, ठीक है। तो इसी दौरानिए में नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने कत्ल करवा दिया, जो कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, ये आप इसको रीड आउट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद हम फर्स्ट एंग्लो मसूर वार पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड एंग्लो मसूर वार, थर्ड फोर्थ, इस तरह फिर मराठा वार होगी, फिर सिख वार्स होंगी। तो ये वार्स हैं और इनकी टेरिटरी हैं, तो इनके बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।